गरीब बाप की तीन बेटियों के जादुई लहंगे। एक गांव में सरवन नाम का आदमी रहता था। उसकी तीन बेटियां थीं, जिसमें से एक अपाहिज, दूसरी अंधी और तीसरी काली थी, जिसके चलते सरवन को उनके लिए कोई रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। सरवन शाम के वक्त मजदूरी करके वापस अपने घर लौटता है। उसके आने के बाद उसकी तीनों बेटियां उससे कहती हैं, पिताजी आप आ गए, चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, हमने खाना बना लिया है, सभी मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। शिल्पा की बात मानकर सरवन हाथ मुंह धो लेता है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों के साथ बैठकर खाना खाता है। पिताजी घर में जो भी बचा कुचा था वो हम तीनों बहनों ने मिलकर बना लिया, लेकिन अब घर में राशन खत्म हो गया है। हाँ पिताजी, और मकान मालिक भी किराया लेने के लिए आया था। वो हमें धमकी देकर गया है कि अगर हमने समय पर उसे पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देगा। ये सब सुनकर सरवन थोड़ा परेशान हो जाता है। अरे चिंता मत करो मेरी बेटियों, कल मैं किसी तरह घर में राशन डलवा दूंगा। वो ऐसा अपनी बेटियों को कह तो देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान होता है। रात को जब सभी सो जाते हैं तो सरवन अपने मन ही मन सोचता है, मेरी तीनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब मुझे उनकी शादी भी करनी होगी। शादी करने के लिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, ऊपर से घर खर्च भी नहीं चल पाता। इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगा। एक तरफ सरवन मजदूरी करके अपने घर को चलाने की कोशिश करता, तो दूसरी तरफ वो अपनी तीनों बेटियों की शादी के लिए लड़की ढूंढने लगता, जिसके चलते उसकी गरीबी को देखकर कई सारे लोग उससे रिश्ता जोड़ने से मना कर देते हैं। एक दिन सरवन के पास पंडित आता है और कहता है, अरे सरवन भैया कैसे हो? मैं आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ। जैसे लड़के आपको अपनी बेटी के लिए चाहिए, बिल्कुल वैसे ही लेकर आया हूँ। देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ लड़के वालों की तरफ से उनकी मांग क्या है? तुम तो जानते ही हो मैं कितना गरीब हूँ। अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 तोला सोना दे देना। और आप तो जानते ही हो आपकी लंगड़ी काली और अंधी बेटी से कोई शादी ही नहीं करना चाहता। अगर इनकी शादी करवानी है तो 5 तोला सोना तो देना ही पड़ेगा। ये सुनते ही सरवन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 5 तोला सोना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ मेरे खाने के लाले पड़े हैं और तुम 5 तोले सोने की बात कर रहे हो। अरे अगर तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है तो अपनी अपाहिज, अंधी और काली कलूटी बेटियों को अपने घर में ही बिठाए रखो, क्योंकि ऐसी लड़कियों की शादी अच्छे घरों में नहीं होती। ऐसा कहकर पंडित वहां से चला जाता है, जिसके बाद सरवन बहुत उदास हो जाता है और सोचते सोचते एक नदी किनारे पहुंच जाता है। मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ, मैंने आज तक अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि मैं उनकी शादी भी नहीं करवा सकता। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। ऐसा सोचकर सरवन अपनी जान देने के लिए नदी के अंदर कूद जाता है, लेकिन तभी बूढ़े सरवन को अपने दोनों हाथ में उठाए देवी माँ नदी से बाहर निकलती है और सरवन को जमीन पर उतार कर उससे कहती है, अरे कितने मूर्ख इंसान हो तुम। इंसानों का जन्म हर मनुष्य को ऐसे ही नहीं मिल जाता, और तुम अपने जीवन को बिना ही वजह त्यागने जा रहे हो। देवी माँ की बातें सुनकर सरवन रोने लगता है, जिसके बाद वो अपनी गरीबी के बारे में देवी माँ को बताता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी देवी माँ अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा 3 जादुई लहंगे प्रकट करती हैं। ये कोई मामूली लहंगे नहीं, बल्कि जादुई लहंगे हैं। इन जादुई लहंगों को अपनी बेटियों को पहना देना, जिसके बाद ये जादुई लहंगे अपना कमाल दिखाएंगे और तुम्हारी तीनों बेटियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद सरवन उन जादुई लहंगों को अपने हाथों में उठाकर अपने घर ले आता है, जिसके बाद वो उन तीनों जादुई लहंगों को अपनी बेटियों को दे देता है। अरे बेटियों, लो जल्दी से अपने ये शादी के लहंगे पहन लो। लेकिन पिताजी, हम अपनी शादी का लहंगा शादी से पहले क्यों पहने? अरे ये तो तुम्हें लहंगा पहनने के बाद पता चल जाएगा। सरवन की बात मानकर उनकी तीनों बेटियां उसके लाए हुए जादुई लहंगे पहन लेती हैं। जैसे ही शिल्पा लहंगा पहनती है, उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो चल फिर पाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रेखा लहंगा पहनती है, उसका काला रंग अचानक से बहुत गोरा हो जाता है और वो बहुत खूबसूरत लगती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ममता जादुई लहंगा पहनती है, उसकी आंखें वापस आ जाती हैं और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। पिताजी, इस लहंगे को पहनते ही मेरे पैरों में ताकत आ गई और मैं अपने पैरों पर चल सकती हूँ।
पिताजी जरा मुझे देखो तो सही, मैं तो बहुत काली थी लेकिन अब मैं बहुत गोरी और सुंदर लग रही हूँ। ऐसा कैसे हुआ पिताजी? पिताजी मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। पिताजी मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं भी अब इस दुनिया को देख सकती हूँ। ये सुनते ही बेचारे सरवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटियों को गले से लगाकर कहता, अरे बेटियों, ये कोई मामूली लहंगे नहीं है, ये जादुई लहंगे हैं। सरवन के इतना कहते ही उन तीनों जादुई लहंगे के अंदर से सोने के सिक्के, हीरे और पैसे निकलने लगते हैं। पिताजी जरा देखिए तो सही, मेरे लहंगों के अंदर से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। हाँ पिताजी, मेरे लहंगे के अंदर से हीरे निकल रहे हैं। और पिताजी मेरे लहंगे के अंदर से तो इतने सारे नोट निकल रहे हैं, ये तो सच में जादुई लहंगे हैं। ये चमत्कार देखते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी सरवन अपनी तीनों बेटियों को पूरी सच्चाई बताता है। लेकिन देवी माँ ने मुझे मरने से बचा लिया और मुझे जादुई लहंगे दिए। पिताजी भला हो उन देवी माँ का जिन्होंने आपकी मदद की, और आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? वैसे ही हमारी माँ हमारे साथ नहीं है। हाँ पिताजी, आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? पिताजी हमसे वादा कीजिए, आज के बाद आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मेरी बेटियों, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सरवन की तीनों बेटियां उसे गले से लगा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ पंडित उनके घर आता है और उनसे कहता है, अरे वाह, मैं कोई चमत्कार तो नहीं देख रहा। तुम्हारी अपाहिज बेटी अब चल सकती है। तुम्हारी अंधी बेटी को सब दिखाई दे रहा है। ऊपर से तुम्हारी ये काली बेटी की तो काया ही बदल गई है। अरे क्या बात है, तुम्हारी तीनों बेटियां अप्सरा लग रही हैं। अप्सरा? वैसे मैं तुम्हारी तीनों बेटियों के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता लेकर आया हूँ, और खुशी की बात तो यह है कि उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। क्या ये सच है? अगर ऐसी बात है तो मैं इस रिश्ते को करने के लिए तैयार हूँ। पंडित दोनों परिवारों में रिश्ते की बात चलवा देता है, जिसके चलते सरवन को अपनी तीनों बेटियों के लिए लड़के पसंद आ जाते हैं और वो अपनी तीनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करवाता है। शादी के दिन जब वो अपनी बेटियों को विदा करता है तो वो अपनी बेटियों से कहता है, अरे बेटियों, देवी माँ ने ये लहंगे मुझे तुम्हारे लिए दिए थे। तुम शादी भी इन्हीं लहंगों में करना, और शादी के बाद इन लहंगों को हमेशा अपने पास रखना। ये जादुई लहंगे आगे हमेशा तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन पिताजी, इन लहंगों की हमसे ज्यादा जरूरत तो आपको है। हमारे जाने के बाद आपका गुजारा कैसे होगा? अरे नहीं बेटियों, ये तुम्हारे लिए ही है। अब जो भी करना है मैं सब कुछ अपने बलबूते पर ही करूंगा। ये लहंगे तुम अपने पास हमेशा रखना, कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल करना बेटा। ऐसा कहकर सरवन अपनी तीनों बेटियों को विदा कर देता है, जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां शादी करके अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। वहीं अब सरवन भी एक खेत खरीद लेता है और उसमें खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है और खुशी खुशी रहने लगता है। अरे कितनी ठंड है रे बाबा, अगर इतनी ठंड में नहाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। आज बिना नहाए ऑफिस जाऊंगा। जैसे ही हैरी बाथरूम से बाहर निकलता है, उसकी पत्नी अनन्या उसे देखते ही कहती है, अगर आज आपने नहाने में कोई बहाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भगवान, क्यों तुम मुझ पर इतने जुल्म कर रही हो? अरे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर मैं नहा लूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। जरा पानी देखो कितना ठंडा है। उई, 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 उई। अरे तो किसने कहा कि ठंडे पानी में नहाओ? अरे तुम नहाने के लिए पानी को गर्म भी तो कर सकते हो। लेकिन पानी कैसे गर्म करूं? पानी गर्म करने के लिए मुझे बहुत इंतजार करना होगा। इंजीनियर होकर मुझसे ये पूछ रहे हो? खुद कोई उपाय ढूंढ लो। ऐसा कहकर अनन्या रसोई में रोटियां बनाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद हैरी अपने बाथरूम में जाता है और सोचने लगता है, अब मैं इस पानी को कैसे गर्म करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हैरी बाथटब के अंदर भरे हुए पानी में हाथ डालकर देखता है, जिसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके चलते उसे एक आइडिया आता है। अरे जब मैं एक इंजीनियर हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इस पानी को मिनटों में गर्म कर सकता हूँ, और वो भी बिजली से। हैरी एक लोहे की रॉड लेकर आता है, जिसके बाद वह उसमें बिजली के तार जोड़कर बाथटब में डाल देता है और बिजली के तारों को बोर्ड में लगा देता है। मुझे लगता है ये आइडिया बहुत जल्दी काम आएगा। जरा देखूं तो सही पानी कितना गर्म हुआ है। जैसे ही हैरी बाथटब के अंदर हाथ डालता है, उसे बिजली का एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके चलते वो बहुत दूर जाकर गिरता है। हाय रब्बा, ये क्या?
मेरी तो कमर टूट गई। हाँ, अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि अगर मैं पानी के अंदर बिजली का तार डालूंगा तो उससे मुझे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हे भगवान, मेरी तो बिल्कुल मति भ्रष्ट हो गई है। तभी हैरी को रोते हुए देख उसकी पत्नी अनन्या उसकी ये हालत देखते ही जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, हे भगवान, कैसे मर्द हो तुमसे तो नहाया भी नहीं जाता। अरे तुमसे अच्छे तो पड़ोस वाले हैं, सुबह ही उठकर अपनी पत्नियों से पहले नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और अपने ऑफिस जाते हैं, और तुम्हें तो ठंड इतनी लगती है कि तुम ठंड के चक्कर में नहाना ही छोड़ दो। हे भगवान, तूने कैसी पत्नी दी है मुझे। एक तो मेरी मदद नहीं करती, ऊपर से मुझे जबरदस्ती नहलाती रहती है। इससे अच्छा होता कि मैं शादी ही नहीं करता। अनन्या उसकी बात सुन लेती है और वह गुस्से से कहती है, क्या कहा तुमने मेरे बारे में? अरे भगवान, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे तुम जो कहोगी मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे नहाने के लिए तो मत बोलो। हैरी को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देख अनन्या उससे कुछ नहीं कहती, जिसके बाद हैरी बिना नहाए ही ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद उसके अंदर से पसीने की बदबू आती है, जिसके चलते उसके सभी दोस्त कहते हैं, क्या बात है भाई, आज नहाए धोए नहीं हो क्या? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे वो तो तुम्हारे इस ब्रांडेड परफ्यूम की वजह से समझ आ रहा है, इतनी तेज महक रहा है कि क्या बताऊं। क्या कहा? परफ्यूम? लेकिन मैंने तो कोई परफ्यूम ही नहीं लगाया। हे भगवान हैरी, तुझ में तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। अरे ये सारी बदबू तेरे शरीर के पसीने से आ रही है। अरे एक दिन नहा लेगा तो क्या चला जाएगा तेरा। अरे अब तुम्हें क्या पता, एक मर्द का दर्द, इतनी ठंड लगती है कि क्या बताऊं। जरूरी नहीं कि हर मर्द को दर्द नहीं होता, मुझको तो बहुत दर्द होता। हैरी का रोता हुआ मुंह देखकर उससे कोई कुछ नहीं कहता, जिसके बाद ऑफिस के सभी लोग अपने मुंह पर मास्क लगाकर बैठ जाते हैं। शाम होते होते जब हैरी ऑफिस से बाहर निकलता है तो वह ठंड में ठिठुरते हुए एक नदी के किनारे से गुजर रहा होता है, जहां वह कई सारे लड़कों को नहाते हुए देखता है। हे भगवान, इन लोगों को देखकर तो मुझे ही ठंड लग रही है। ये बेचारे इतनी ठंड में, और वो भी शाम के वक्त, इस नदी के किनारे कैसे नहा रहे हैं। मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, आखिर मैं एक इंजीनियर हूँ। तभी हैरी को एक आइडिया आता है। वह पास में लगे हुए बिजली के खंभे के तार निकालता है और नदी में डाल देता है, जिसके चक्कर में नदी में नहा रहे सभी लड़कों को एक जोरदार करंट लगता है। अरे ये तो हैरी है। हे भगवान, ये तो खुद भी नहीं नहाता और हमें भी नहीं नहाने दे रहा। एक काम करते हैं, आज इसे पकड़कर नदी में फेंक देते हैं, कम से कम इस बहाने नहाएगा तो सही। नदी में से निकलकर सभी लड़के हैरी को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर नदी के अंदर फेंक देते हैं, जिसके चलते हैरी पानी से पूरी तरह भीग जाता है और ठंड से अपने दांतों को किटकिटाने लगता है। अरे तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आई? अरे कितनी ठंड हो रही है, अब मैं ऐसे घर पर कैसे जाऊंगा? एक तो मैं तुम्हारा भला सोच रहा था और तुमने मुझे ही पानी में धो दिया। अरे तुम हमारा भला कर रहे थे या तुम हमें जान से मार रहे थे? अगर तुम ऐसे बिजली के नंगे तार पानी में डालोगे तो हम जान से भी जा सकते हैं। एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से हम लोग नदी में नहा रहे थे, ऊपर से तुमने हमें 440 वोल्ट का झटका दे दिया। देखो अभी भी हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हैं। हैरी वहां से थिरथिराते हुए निकल जाता है, जिसके बाद वह अपने घर पहुंचता है। उसकी ये दुर्दशा देखकर अनन्या हैरान रह जाती है और उससे कहती है, अरे ये क्या, ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? वैसे तो तुम्हें नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम बाहर से इतनी ठंड में भीगते भीगते आ रहे हो। हैरी अनन्या की किसी भी बातों का जवाब नहीं देता और वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर में दुबक जाता है। हे भगवान, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुमने तो सारे बिस्तर भिगो दिए। अब चुपचाप यहाँ से उठो और जाकर बाथरूम में नहा लो। अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अरे तो मैं से आगे तो बढ़ो। तुम्हें ठंडे ठंडे पानी की बाल्टी लाकर तुम्हारे ऊपर उड़ेल दूंगी। अरे भगवान, तुमने मेरी अनोखी जान खा रखी है। मेरे सिर पर तांडव करना बंद करो, मैं जा रहा हूँ नहाने। हैरी अनन्या से ऐसा कहने के बाद बाथरूम में घुस जाता है और पूरे 1 घंटे तक ठंडे ठंडे पानी को दूर से खड़ा हुआ देखने लगता है। मुझे अपने आप को हौसला देना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को हौसला नहीं दूंगा तो फिर मैं नहा भी नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे कोई अच्छा सा गाना गाना चाहिए। हाँ, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हे भगवान, हौसला तो मिल नहीं रहा, ऊपर से इस गाने से और ठंड बढ़ रही है। अनन्या बाथरूम के बाहर खड़ी होकर बाथरूम का दरवाजा खटखटा कर बोलती है, अरे अब गाना ही गाते रहोगे या फिर नहाओगे भी?
पता नहीं कैसा पति दिया है भगवान ने जिसे नहाने से इतना डर लगता है। अनन्या बाहर बड़बड़ाते हुए ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी हैरी बाथरूम का दरवाजा खोलता है और अनन्या से कहता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहा कर ही रहूंगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हैरी बाहर से कुछ लकड़ी और कोयले ले आता है, जिसके बाद वह उन सभी लकड़ी और कोयले को बाथ टब के नीचे लगा देता है और लकड़ियों को जला देता है, जिसके चलते धीरे धीरे बाथ टब का पानी गर्म होने लगता है। आखिरकार अब मैं अच्छे से नहा सकता हूँ। उस दिन हैरी बाथ टब के अंदर घुसकर अच्छे से नहाता है, जिसके बाद अब उसे जब भी नहाना होता है तो वह अपने बाथ टब के नीचे ही लकड़ियां और कोयले जलाकर पानी को गर्म कर लेता है और फिर नहाता। देवरानी और जेठानी को मिला गवार ससुराल। डेजी और जेसिका बचपन से सहेलियां हैं। दोनों की गहरी दोस्ती इस बात से ही जाहिर होती है कि दोनों ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद दोनों ने सेम कॉलेज और सेम सब्जेक्ट के साथ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां दोनों राम लखन से दिल लगी कर बैठी। राम, तुमने अपनी मम्मी से मेरे बारे में बात की? राम झिझकते हुए बोलता है। सॉरी जेसिका, वो मैं माँ से बात करने ही वाला था मगर मेरे दिमाग से उतर गया। राम, यू आर टू मच। ना तो तुम अपनी मम्मी से मेरे बारे में बात कर रहे हो, ना मेरे डैडी से मुलाकात करते हो। जैसे ही जेसिका की जुबान रुकती है, डेजी कहती है, ओ राम जी बड़ा दुख दीना, तेरे लखन ने बड़ा दुख दीना, सुध बुध बिसराई मेरी नींद चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना। सॉरी, पॉइंट पर आने के लिए गाने का सहारा लेना पड़ा। जरा सोचिए, अगर दोनों सहेलियों की शादी कहीं और हो गई तो आप दोनों को कितना जोर का झटका लगेगा। और जहाँ प्यार ना हो वैसी शादी उम्र कैद की सजा से बनकर रह जाती है और सारी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह काटना पड़ता है। ये सुनकर बेचारे दोनों भाई के दिल और दिमाग दोनों में हलचल मच जाती है, जिसके बाद वह बिना देरी किए जेसिका और डेजी से शहर के मंदिर में शादी कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों सहेलियां बन जाती हैं, देवरानी और जेठानी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई। अगर पहले पता होता कि आप और देवर जी हमें खोने के ख्याल से इतना डरते हो तो इतनी देरी नहीं होती। खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जेसिका, हमने शादी तो कर ली, अब तुम्हें हमारे घर वालों से मिलना है। तो ले चलो हमें हमारे ससुराल वालों से मिलवाने। फिर क्या था, दोनों देवरानी जेठानी अपने साजन के साथ चल पड़ती हैं ससुराल। तकरीबन 23 घंटों के बाद ट्रेन छपरा स्टेशन पर रुकती है। ओह गॉड, लखन, ये तुम हमें कहाँ ले आए? एक तो इस स्टेशन का नाम इतना अटपटा सा है, छपरी लोग भरे हुए हैं इस सो कॉल्ड छपरा स्टेशन पर। बस ऐसा समझ लो कि स्टेशन से ही तुम दोनों देवरानी जेठानी का ससुराल शुरू हो गया। कुछ ही देर बाद सभी ससुराल पहुंचते हैं, जहां दरवाजे पर खड़ी दुलारी को देखकर राम कहता है, ये रहा तुम्हारा ससुराल और सामने खड़ी है तुम्हारी सास। अरे देखो तो दुलारी, तुमने दोनों अनमोल रतन गांव आई गए। जहां परिवार को देखते ही राम लखन का चेहरा खुशी से खिल जाता है, वहीं देवरानी जेठानी को जैसे सदमा लग जाता है और वह फुसफुसाती हुई बोलती है, ओह गॉड, जेठानी जी, हमारे ससुराल वाले तो शुद्ध देसी देहाती निकले। इनकी ये गवारों वाली भाषा तो मेरे सर से होकर गुजर रही है। अब कर भी क्या सकते हैं डेजी, हमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। हमने तो इन राम लखन को लल्लन टॉप समझकर शादी की, सोचा नहीं था कि ये लल्लू राम निकलेंगे। अरे बहू, दूर क्यों खड़ी हो? अपने ससुराल वालों को देखकर खुश नहीं हुई क्या? नहीं सासू माँ, वो सफर काफी लंबा था ना, इसलिए थोड़ी थकावट हो गई है। सास देवरानी जेठानी को ससुराल के सभी सदस्य से मिलवाती है, जिसमें ससुर हजारी प्रसाद, दादी सास उमावती और नंद निमकी से मिलवाती है। जैसे तैसे दोनों जेठानी देवरानी का दिन ससुराल में शुरू होता है। बहू, ये ले खेत की मिट्टी लाई हूँ, इसे चूल्हा लीप देना, तब ही चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाना। क्या इस घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है? जबकि जमाना इतना आगे बढ़ गया है। अरे आजकल तो गरीब से गरीब घर में एलपीजी गैस चूल्हा मिल गया है। या तो आप पैसे खर्च करने से कतराते हैं, या शायद हमारे गवार ससुराल वाले गांव से बाहर ही नहीं निकले। रहने दीजिए जेठानी जी, क्योंकि हम बहुओं का सासू जी को समझना सर में दीवार मारने के बराबर है।
अगर हमारे ससुराल समझदार होता तो घर का नजारा ऐसा होता। यहाँ ना सोने के लिए पलंग है, ना ठंडे पानी के लिए एक फ्रिज, और ना घर में आने जाने वाले मेहमानों की खातिर कुर्सी है। इसलिए तो जो भी आता है चटाई पर ही पसर जाता है। बहुओं के ताने बाने सुनकर बेचारी सीधी साधी सास जाकर ससुर और अपने दोनों बेटों को सारी बात बताती है। तभी उमावती कहती है, अरे हमके तो पहले से ही बुझात रहे कि दोनों शहरी देवरानी जेठानी हमारे हंसते खेलते घर संसार में जरूर जहर घोल दी। अम्मा तुम ना बेमतलब तिल का तार न बनाओ। राम लखन तुम दोनों बहुओं के लिए पलंग खरीद लाओ, काहे कि दोनों शहर में पली बड़ी हैं। जी पिताजी। ससुरा के समझाए अनुसार दोनों देवरानी जेठानी के पति उनके लिए 2 पलंग खरीद ले आते हैं, जिसे देखकर देवरानी तानेबाजी की तान छेड़ते हुए कहती है, थैंक गॉड, कम से कम हमारे गवार ससुराल में फाइनली ढंग का एक फर्नीचर तो आया। शायद हमारे गवार ससुराल वाले के भेजे में भरा भूसा थोड़ा घर कर गया है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, मगर दोनों बहुएं अक्सर अपने गवार ससुराल वालों पर बड़बड़ाती रहती। एक दोपहर दोनों देवरानी जेठानी कमरे में बैठी बातें कर रही थी। तभी ननद निमकी दरवाजे पर खड़ी बोलती है, एक्सक्यूज मी भाभी, मैं आई अंदर ढूकिंग। नंद की टूटी फूटी अंग्रेजी सुनकर दोनों देवरानी जेठानी जोर जोर से हंसती हुई उसकी हंसी उड़ाने लगती हैं। वाह हमारी अक्लमंद ननद, आज तुमने भी अपनी जुबान से गवारों वाले ज्ञान की झलक दिखला ही दी। जरा एक बात तो बताना, तुमने स्कूल के पीछे बैठकर पढ़ाई की थी? अरे नहीं नहीं डेजी, जब ऊपर वाला ज्ञान बांट रहा था तब हमारी ननद और हमारे शुद्ध देसी ससुराल वाले साथ मिलकर गधा चला रहे थे, इसलिए गवार रह गए। शहर से आई अपनी भाभी के मुंह से ऐसा सुनकर ननद की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहां से चली जाती है। समय बीतता है और गुजरते दिनों के साथ दोनों देवरानी जेठानी की जुबान से ससुराल वालों को गवार बोलने का बोलबाला बेतहाशा बढ़ जाता है, जिसे देखकर ससुराल के सभी सदस्य उनसे कटे कटे रहने लगते हैं। जेठानी जी, ये हमारे गवार ससुराल तो आजकल हुआ क्या है? कुछ दिनों से इनकी गवारबंदी देखी नहीं। शायद हमारे गवार ससुराल वाले सुधर गए हैं, तभी तो उनकी बेफजूल की किचकिच बंद हो गई है। दोनों ऐसा बोल ही रही होती हैं, तभी उनके पति बोलते हैं, जेसिका जल्दी से रेडी हो जाओ, आज तुम्हें गांव घुमा कर लाता हूँ। इस गांव में घूमने जैसा रखा ही क्या है? राम, हमारे गवार ससुराल वालों की अजीबोगरीब हरकत क्या कम है? मगर जेठानी जी, हमें कौन सा टैक्स भरना है? वैसे भी इस छप्पर चढ़ी छत के नीचे रहकर अपने गवार ससुराल वालों के संग रहकर मैं बोर हो गई हूँ। चलते हैं ना। दोनों देवरानी जेठानी झटपट से अपने पतियों के साथ गांव की सैर सपाटे के लिए निकल जाती हैं, जहां राम और लखन उन्हें नदी पोखर दिखाते हैं, जहां औरतें झुंड में कपड़े धोते हुए बातें कर रही थी। जिसके बाद वह उन्हें खेत खलिहानों में काम करते हुए किसानों को दिखाते हैं, और ये सब देखकर वह चिढ़ते हुए नाक चढ़ाकर कहती हैं, छी, ये गवार लोग कैसे मिट्टी में सने हुए हैं। लखन, तुम खड़े क्या हो? मुझे घर लेकर चलो। डेजी, जरा उन किसानों पर गौर करो जिनका शरीर मिट्टी में सना हुआ है, फिर भी उनके चेहरे पर चमक है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ मेहनत में मगन है। उस पोखर पर देखो, उनके घर आंगन में हैंडपंप नहीं, इसलिए उनकी जरूरत पोखर से जुड़ी है। फिर भी उनके माथे पर उसे पाने की ललक नहीं, बल्कि चेहरे पर खुशी की लाली झलक रही है। मगर शायद ये तुम्हारी समझ से परे है, क्योंकि तुम्हारे लिए ये गंवार है, मगर हमारे लिए ये गांव परिवार है। शायद लखन की बात तुम्हारी समझ आ गई हो। गांव के लोग जुबान के साफ होते हैं, इसलिए जो भी आता है बोल देते हैं, मगर उनके मन में मैल नहीं होता, ना ही वो शहरी लोगों की तरह दोहरा दिखावा करते हैं। दोनों भाइयों की फटकार देवरानी जेठानी के जुबान पर चुप्पी जड़ जाती है। फिर घर पर, कैसा लगा मेरी बहुओं को गांव? आप सभी हमारे कहे सुने के लिए माफ कर दीजिए। हमने घर में ऐशो आराम की चीजों के घटी देखकर आपको गवार शब्द के तराजू में तोला। कोई बात नहीं बहू, जो हुआ उसे सपना जानकर भुला दो। बस एक बात याद रखना, किसी भी इंसान को शहर, गांव या भाषा भाव के कारण फिर कभी गवार मत कहना, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को अधूरा बनाया है। कोई भी अपने आप में पूरा नहीं है। उस रोज के बाद से दोनों देवरानी जेठानी अपने ससुराल वालों के साथ मेल मिलाप के साथ घुल मिल कर रहने लगती हैं।